हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये हमारा जीएस टेस्ट पेपर 79 है। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो 1957 में जो माइंस एंड मिनरल एक्ट आया था उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। पहला है, इन इंडिया द मिनरल्स आर क्लासिफाइड एज माइनर मिनरल्स एंड मेजर मिनरल्स। यानी इंडिया में मिनरल्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक माइनर और एक मेजर में। सेकंड है, वट एवर इज नॉट डिक्लेयर्ड एज अ मेजर मिनरल मे बी ट्रीटेड एज माइनर मिनरल। कहने का मतलब जिसको भी अगर हमने मेजर नहीं बताया है तो वो किस में माना जाएगा, माइनर मिनरल में माना जाएगा। थर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव कंप्लीट पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शंस ऑफ माइनर मिनरल्स एंड लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ रॉयल्टी इन अ माइनर मिनरल्स। कहने का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट को पूरी पावर है, पूरी ताकत है कि वो रूल्स यानी कि कानून बना सके किसी भी इस तरह के एक्सट्रैक्शन यानी मिनरल्स को निकालने या उन पे किसी तरीके का रॉयल्टी या टैक्स लगाने के ऊपर। तो ये सारा पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, माइनर मिनरल्स के संदर्भ में। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1 और 3। यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला गलत है। मेजर मिनरल्स ये वो मिनरल्स होती हैं जिनको फर्स्ट शेड्यूल में माइनर मिनरल एक्ट के अंदर बताया गया है, और ये कॉमन मेजर मिनरल्स होती हैं जैसे लिग्नाइट, कोल, यूरेनियम, आयरन ओर, गोल्ड एक्सेट्रा। तो ये सारे मेजर मिनरल में आती हैं। And it may be noted that there is a no official definition for major minerals in the MMDR Act। यानी किसी तरीके का मेजर मिनरल का डेफिनेशन मिनरल्स वाले एक्ट में यानी कि माइंस एंड मिनरल एक्ट में कहीं भी मौजूद नहीं है। जो hence whatever is not declared as a minor mineral may be treated as a major mineral। यानी कि जो माइनर मिनरल के लिए डिफाइन नहीं किया गया है तो क्या होगा, मेजर मिनरल में माना जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट एंड आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला है, इंडियन अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 55% मार्केट शेयर ऑफ द ग्लोबल सर्विस सोर्सिंग बिजनेस इन 2017 एंड 18। यानी इंडिया के पास लगभग 55% मार्केट का शेयर है ग्लोबल सर्विस सोर्सिंग में 2017-18 के डेटा के मुताबिक। सेकंड है, इंडिया अकाउंट फॉर अराउंड 75% ऑफ द ग्लोबल डिजिटल टैलेंट। यानी पूरे विश्व का 75% टैलेंट इंडिया के पास है इस सेक्टर में। थर्ड है, द आईटी बीपीएम सेक्टर इन इंडिया स्टूड एट $350 बिलियन इन 2019। यानी जो इंडिया का आईटी बीपीएम जो सेक्टर है वो लगभग 350 बिलियन यूएस डॉलर का है। 2019 तक का ये डेटा है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आईटी और आईटीईएस के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 और 2। यानी कि जो थर्ड वाला है वो गलत है। मार्केट साइज द आईटी बीपीएम सेक्टर इन इंडिया स्टूड एट $177 बिलियन, ना कि 300 एंड जैसे जो ऑप्शन में दिया 350 तो उतना नहीं है बल्कि सिर्फ $177 बिलियन डॉलर का ही मार्केट है ये आईटी बीपीएम। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In order to meeting the growing threatening condition, recently Indian Defence Ministry had decided to purchase larger volume of Milan 2T from France
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्ड अबाउट द मिलन टू टी, यानी हाल ही में देश की सुरक्षा के लिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी कि राजनाथ सिंह जी, तो इन्होंने एक डील साइन किया था फ्रांस के साथ, जिसमें मिलन 2T करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। मतलब एक डील थी बेसिकली डिफेंस सेक्टर को लेके। तो आपको बताना इनमें से कौन सा जो डेफिनेशन है वो उसको डिफाइन करता है। तो इसका सही आंसर है डी, इट्स अ पोर्टेबल मीडियम रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि एक पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको हमने फ्रांस से खरीदा है अपने डिफेंस सेक्टर के लिए। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियर ट्रेड स्टेटस गिव्स द वे फॉर द कंट्री टू डिलीवर अ न्यूक्लियर अटैक बाय लैंड, सी और एयर। India had become the sixth country in the world to have a nuclear trade capacity. Consider the following statement about the various legs of India's nuclear trade. यानी विश्व में हिंदुस्तान 6वें नंबर पे है न्यूक्लियर पावर के संदर्भ में। तो उसी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है जगुआर इज द इमीडिएट लेग ऑफ ट्रेड, यानी कि जगुआर इसका एक हिस्सा है। सुखोई 30 एक्ट एज अ फर्स्ट लेग ऑफ द ट्रेड, यानी सुखोई इसका सबसे पहला हिस्सा माना जाता है। थर्ड है अग्नि 5 इज द वीकेस्ट लेग ऑफ द ट्रेड, यानी इसका सबसे कमजोर अंग है। तीसरा है सागरिका हैज़ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी सागरिका इस न्यूक्लियर ट्रेड के मामले में दूसरे नंबर पे यानी दूसरे स्थान पे आता है। और लास्ट है INS अरिहंत एक्ट एज अ थर्ड लेग ऑफ द ट्रेड, यानी INS अरिहंत इसका ये तीसरा अंग यानी तीसरा भाग माना जाता है न्यूक्लियर ट्रेड का। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लियर ट्रेड के संदर्भ में जो इंडिया की बात कर रहा है वो सही है। तो इसका सही आंसर है डी 2, 3 एंड 5 ओनली। जो ICBM है आर नोन एज द मोस्ट इमीडिएट लेग ऑफ द ट्रेड, यानी कि जगुआर इज नॉट अ ICBM, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम इमीडिएट लेग मानते हैं यानी ICBM को, जबकि जो जगुआर है वो ICBM में काउंट नहीं होता है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में काउंट नहीं होता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइंस एक्सप्रेस। साइंस एक्सप्रेस के संदर्भ में स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है साइंस एक्सप्रेस इज एन इनोवेटिव मोबाइल साइंस एग्जीबिशन ऑफ मिनिस्ट्री रेलवे। कहने का मतलब एक इनोवेटिव एग्जीबिशन है, एक प्रदर्शनी की तरह है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑर्गेनाइज किया था। सेकेंड है द ऑब्जेक्टिव इज अराउजिंग इंटरेस्ट ऑफ द यंग पीपल इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका मुख्य उद्देश्य है साइंस एक्सप्रेस का कि जो हमारी नवयुवक पीढ़ी है, जो नौजवान हैं, तो इनके अंदर एक इंटरेस्ट कहते हैं इसके प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप कराना था, इस साइंस एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य था। थर्ड है इट इज़ मैनेज्ड बाय द विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर, यानी कि इसको मैनेज कौन कर रहा है, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट साइंस एक्सप्रेस के रिगार्डिंग सही है। तो उसका सही आंसर है बी 2 एंड 3, यानी कि पहला वाला गलत है। साइंस एक्सप्रेस इज एन इनोवेटिव मोबाइल सर्विसिंग एग्जीबिशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग, यानी वेलिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हुआ था वेलिंग के संदर्भ में, वेल मछली के संदर्भ में, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है इट इज़ एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट साइंड इन 1946
फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग, यानी व्हेल मछली के संदर्भ में 1946 में एक कन्वेंशन ये साइन किया गया था। सेकंड है इंडिया एंड जापान आर पार्टीज टू दी कन्वेंशन, यानी कि इंडिया और जापान इस कन्वेंशन के हिस्सेदार है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर व्हेलिंग के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली। जो सेकंड वाला है वो उसमें गलत है कि जापान पार्टी अब नहीं रहा, इसने उससे विड्रॉ कर लिया, यानी अपने आप को हटा लिया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following can authorize the parliament to create new all India services common to both the center and state? कौन सा पार्लियामेंट का एक्ट है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के संदर्भ में काम करता है स्टेट और सेंटर में दोनों में? तो मतलब कौन इसको ऑथराइज कर सकता है, उसके से रिगार्डिंग कौन डिसीजन ले सकता है? तो आपको बताना है, पहला है प्रेसिडेंट, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और सी राज्यसभा, और डी इंटर स्टेट काउंसिल। तो उसका सही आंसर है सी, राज्यसभा। ड्यू टू इट्स फेडरल कैरेक्टर द राज्यसभा हैज़ बीन गिवन टू एक्सक्लूसिव पावर दैट आर नॉट इंजॉयड बाय द लोकसभा। तो दो एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा के पास जो कि लोकसभा के पास नहीं है। पहला है कि ये पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है, यानी कि उसको ऐसा डिसीजन लेने के लिए पावर दे सकता है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट पे आर्टिकल 249 के तहत वो कानून बना सकते हैं। दूसरा पावर ये देता है इसमें है कि राज्यसभा ऑथोराइज कर सकता है पार्लियामेंट को, यानी कि पावर दे सकता है, शक्ति दे सकता है, ताकि वो ऑल इंडिया सर्विसेज दोनों सेंटर और स्टेट यानी केंद्र और राज्य दोनों के लिए बना सकते हैं। यह आर्टिकल 312 में मौजूद है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। यानी कि कोई बिल है जो कि राज्यसभा से पास हो गया लेकिन लोकसभा से पास नहीं हुआ है, तो लैप्स नहीं होगा अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो। दूसरा है, बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा डज नॉट लैप्स आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। कहने मतलब अगर कोई बिल पास हो जाती है लोकसभा से लेकिन पेंडिंग है राज्यसभा में, तो लैप्स नहीं होगी अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो। थर्ड है, बिल पेंडिंग इन द लोकसभा डज नॉट लैप्सेस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। कहने मतलब कोई बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो वो लैप्स नहीं होगा अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो। आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो उसका सही आंसर है ए, वन ओनली, यानी कि सिर्फ पहला सही है, बाकी दो गलत है। कोई बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग होती है तो लैप्स हो जाती है, वेदर वो लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो, यानी राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आई हो या लोकसभा से ही राज्यसभा की तरफ जा रही हो, पेंडिंग यानी कि उसको पास नहीं किया गया है तो लैप्स हो जाएगी। सेकंड है, बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस। अगर कोई बिल लोकसभा से पास हो जाती है लेकिन पेंडिंग राज्यसभा में है तो वो लैप्स हो जाती है। थर्ड है, बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेज ऑफ ड्यू टू a disagreement and if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution of Lok Sabha does not lapses। यानी कोई बिल जो पास नहीं हो जाता है मतभेदों के कारण, दोनों सदनों के मतभेद की वजह से, तो एक राष्ट्रपति एक जॉइंट सिटिंग की करा के उसको पास करा सकती है और वो बिल लैप्स नहीं होगा। और ये कब होगा? जब वो डिसॉल्व होने यानी भंग होने से पहले ही सब करना है। तो फोर्थ वाला है, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। यानी कोई बिल अगर राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा से पास नहीं हुआ है तो बिल लैप्स नहीं होंगी। सेकंड है, बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट पेंडिंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। यानी कोई बिल है जो दोनों सदनों से पास हो चुकी हैं लेकिन उस पर अभी राष्ट्रपति की सहमति बाकी है और उससे पहले अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो बिल लैप्स नहीं होगा। लास्ट है, अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स।
यानी कि कोई बिल है जिसको दोनों सदनों ने पास कर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के जब जाता है तो उन्होंने वापस से भेज दिया है उसको रिकंसिडर, यानी कि उसमें थोड़े बहुत बदलाव लाने के लिए। तो उस कंडीशन में भी, उस समय भी ये बिल लैप्स नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है रेडक्लिफ लाइन रेफर्स टू बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी रेडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर को दर्शाता है। सेकंड है दुरंद लाइन रेफर्स टू बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी दुरंद लाइन इंडिया और चाइना के बॉर्डर को बोलते हैं। थर्ड है मैकमोहन लाइन रेफर्स टू द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, यानी जो मैकमोहन लाइन है ये इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को बोलते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी वन ओनली। सेकंड और थर्ड गलत है, जस्ट अपोजिट है। दुरंद लाइन इंडिया अफगानिस्तान है और जो मैकमोहन लाइन है ये इंडिया और चाइना बॉर्डर को बोलते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है। सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान चाइना एंड श्रीलंका, यानी इंडिया अपना बॉर्डर अफगानिस्तान चाइना और श्रीलंका के साथ साझा करता है, यानी कि शेयर करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी टू ओनली। पहला वाला गलत है, फोर्थ नहीं है बल्कि सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, यानी सातवां स्थान है एरिया वाइज। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जो हमारा जीएस टेस्ट पेपर 78 था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी जो फेडरल फीचर है ये हमने किस देश से लिया हुआ है आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है ए कनाडा, यानी हमने कनाडा से इस फीचर को यानी इस चीज़ को हमने लिया है, फेडरल कैरेक्टर को। तो चलिए इसी के साथ आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 79 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। सुपा डैम ऑन काली नदी रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो सुपा डैम है काली नदी पे किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पंजाब या डी कर्नाटका। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।